हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम विज़न की जुलाई मंथ की मैगज़ीन को कैसे जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में ख़त्म करें। ठीक है, तो मैं वीडियो को बनाऊंगी पार्ट्स में कि पहली वीडियो का जो पार्ट आएगा वो आएगा 30 मिनट का, ऐसे ही दूसरा और फिर ऐसे ही आई थिंक तीसरा और आएगा। उसी में पूरी मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी बिकॉज हमें जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके उसे ख़त्म करना है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने मैगज़ीन पढ़ ली होगी जुलाई मंथ वाली, ठीक है? तो जिन्होंने पढ़ लिया उसके लिए तो ये रिवीज़न का काम करेगी, जल्दी-जल्दी से टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, तो वो जब इस मैगज़ीन को पढ़ेंगे, तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी और उनकी समझ में जल्दी से टॉपिक आ जाएँगे, ठीक है? तो आपका काम पहला यही है कि आप वीडियो की थोड़ी-सी स्पीड को बढ़ा लें, जिससे कि सपोज़ जैसे मैं 3-4 वीडियो बनाती हूँ 30-30 मिनट्स की, तो 2 आवर हो गए, तो आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपकी मैगज़ीन जो है वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। तो बिकॉज़ हमारा मोटिव है कि हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें तो उसमें पहला टॉपिक आता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का, ठीक है? तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ये करंट में क्यों था? क्योंकि जो 22वां लॉ कमीशन था ना उसने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेके आएँ, ठीक है? तो पहली बात तो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये यूसीसी होता क्या है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मल डेफिनिशन याद होनी चाहिए कि यूसीसी है कि एक कानून पूरी कंट्री में सारे रिलीजन्स पे अप्लाई होगा, ठीक है? तो यूसीसी प्रोवाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री व्हिच वुड अप्लाई टू द ऑल रिलीजन ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है? तो सारे रिलीजन्स के लिए एक लॉ, ठीक है? और उसके बाद आता है जैसे यहाँ पे दे रखा है सेकंडली लॉ कमीशन जो दे रखा है 22वां लॉ कमीशन इसके लिए एग्ज़ाम में क्या आपको कन्फ्यूज़ करेगा? इम चांसेस हैं इसमें एग्ज़ाम में आने के कि लॉ कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ये तो हमें पता है लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी में कि वो है या नहीं। बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो 10-12 हैं वो हमारे दिमाग में रहती हैं। तो लॉ कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना स्टैट्यूटरी है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसका काम है गवर्नमेंट की जो लीगल रिफॉर्म्स हैं उनको लाने के लिए। और इसमें जितने भी जो लॉ कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं 3 ईयर्स के लिए, ठीक है? तो अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि प्रेज़ेंट में जैसे यूसीसी अभी नहीं है तो यूसीसी प्रेज़ेंट में नहीं है, तो उस टाइम पे हिंदूज़ के जो लॉ हैं वो कौन से लॉ के अंडर आते हैं और किस लॉ के अंडर काम करते हैं, ठीक है? हिंदूज़ के जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, डिवोर्स वगैरह के, पर्सनल लॉ। मुस्लिम्स के लिए आता है पर्सनल लॉ और हिंदूज़ के जो एक्ट है वो काम करते हैं 1957 के एक्ट पे, ठीक है? तो उसमें आता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़ करेगा वो क्रिश्चियनिटी को ऐड करके और पार्शियंस को ऐड करके। तो बुद्धिज़्म के साथ जैसे हम क्रिश्चियंस को देखेंगे हम कहेंगे कि हाँ, क्रिश्चियंस भी इसी के साथ आते होंगे। बट नहीं, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है 1925 वाला और हिंदूज़ के लिए जो एक्ट करता है वो 1956 का, ठीक है? उसके बाद उसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई गोवा अकेला स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही अप्लाइड है, ठीक है? तो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये हमारे डीपीएसपी में दे रखा है आर्टिकल 44 में। अब आर्टिकल 44 को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है 44 दोनों एक जैसे हैं, तो मतलब कि इक्वल सबके लिए इक्वल लो। तो इससे हमारा 44 याद हो जाएगा आर्टिकल। ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है? ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं जैसे कभी भी मेंस में क्वेश्चन आए तो ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो कमेटी की जो डेफिनेशन है कि ये इंडिया को हेल्प करेगा उसको इक्वलिटी लाने में और इसके नॉन डिस्क्रिमिनेशन को भगाने में, ठीक है? तो उसके बाद और तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद यूसीसी के अगेंस्ट में क्या है कि इंडिया की डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। भाई इंडिया की पहचान ही होती है उसकी डाइवर्सिटी की वजह से कि यहाँ पे ढेर सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, ढेर सारे कल्चर के, लेकिन हम सबके लिए एक ही लॉ ला रहे हैं, तो ये अगेंस्ट डाइवर्सिटी है। लैक ऑफ कंसेशन, लोग अभी तैयार ही नहीं है इसके लिए और ज़बरदस्ती से कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है बिकॉज़ लॉ लोगों के अंदर अंदर से भावना होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई लॉ बना है हम उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ तो डॉरी एक्ट भी है लेकिन फिर भी लोग डॉरी ले रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक है? तो लॉ बना के किसी भी सोशल लेवल को भगाया नहीं जा सकता। उसके लिए लोगों का कंसेंशन होना और उनके अंदर से मानना कि हाँ मुझे ये लॉ मानना है, ठीक है? उसके बाद आता है जुडिशियल पेंडेंसी। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 5 करोड़ जो केसेज़ हैं वो पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है? उसके लिए ये है कि 21 जो जजेस हैं ना वो होने चाहिए एवरी बिलियन पॉपुलेशन पे इंडिया में है, लेकिन जो लॉ कमीशन ने दे रखा है कि कम से कम 50 जज होने चाहिए, तो हमारे तो 50 से भी कम है बिकॉज़ हम 21 जज ही हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन पे।
और जबकि लॉ कमीशन ने कहा कि 50 जजेस होने चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या कारण है जुडिशियल पेंडेंसी की? इसमें ऐसा कुछ खास पूछेगा नहीं, बस जुडिशियल पेंडेंसी है तो हमें याद रखना है कि कितने केसेस पेंडिंग है, ये हम फैक्ट्स कहीं भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, और पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर बना था, वो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफ़ी पेपर्स में आते रहते हैं। 124 और 147 से 124 से 147 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। क्या क्या रीजंस हैं इतने केसेस पेंडिंग होने के? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जज है नहीं, कोर्ट अच्छे से है नहीं, डिलेड इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही करके नहीं देती, यहाँ चल रही प्रोसेस, तो ये रीजंस हैं। उसके लिए आपको अगर इनकी चीज़ों को मतलब केसेस को हटाना है और अच्छे से चीज़ें रन हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आता था ना ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसके लिए आप लोक अदालत और मीडिएशन और आर्बिट्रेशन इन पर फोकस कर सकते हैं कि भाई अदालत तक को केस पहुंचे ही ना, उससे पहले ही चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो आप इन पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईडी, ये खूब न्यूज़ में चल रही है। तो ईडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कब बनी, तो 1956 में बनी थी ईडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये न्यूज़ में क्यों था, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो ईडी के जो कमिश्नर होते हैं उनके जो टर्म को एक्सटेंड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम बार बार ये नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो भाई पहली बात तो ईडी क्या है, फिर यहाँ पे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर कि ईडी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में हमें पता होता है, लेकिन वो हमें कहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, स्टैट्यूटरी लगा देगा या क्वासी जुडिशियल लगा देगा, कोई ऐसा टर्म लगा देगा। तो ईडी क्या है, ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज के केसेस को सॉल्व करना, ठीक है। ये अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। और इसका जो टेन्योर होता है इसके डायरेक्टर्स का, और उसमें जो ऑफिसर काम करते हैं वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईडी के पास सेम पावर होती है लाइक अ सिविल कोर्ट, ये किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी FIR अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी एंड लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो ये है इसके चीज़, आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें फोकस करने की हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अमेंडमेंट बिल आया। तो इस अमेंडमेंट बिल में, जब भी कोई अमेंडमेंट बिल आए, अगर आप प्रेजेंट में बात करो, तो सबसे ज़्यादा जब भी कोई अमेंडमेंट ला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका फोकस मैक्सिमम टाइम से ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर को कम करना और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं। कोऑपरेटिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट लेवल पे पीपल्स द्वारा ही फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो टू हार्नेस द पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द मार्केट प्लेस, मतलब जो लोगों के द्वारा द्वारा ही बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर गोल के लिए। जैसे कि अब अमूल, अमूल सबको, एवरीवन नो अबाउट अमूल। अमूल क्या है, अमूल एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो बिल लेके आई है, अब ये लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उसी में लोगों के द्वारा ही उनके मेंबर्स वगैरह इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट बिल लाई है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि नहीं, हम अपना उसका जो इलेक्शन होंगे कोऑपरेटिव्स के, उसमें इलेक्शन अथॉरिटी बनाएगी गवर्नमेंट, उसमें डिवीजन करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। और मतलब अब गवर्नमेंट का फोकस है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर मैक्सिमम रहे और जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी पावर कम हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। तो गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे। तो सब मेन बात क्या आती है, कोऑपरेटिव्स किसके अंडर आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं हमारे पार्ट 9B के अंडर, ठीक है। ये उसमें आते हैं 97 अमेंडमेंट बिल जो हुआ था उसके अंडर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके पार्ट 9B के अंडर कोऑपरेटिव्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्नोमेटिव अमेंडमेंट बिल, ये आता है, ये खूब न्यूज़ में था। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है याद रखने की, पहली बात तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये कब बना था, 1952 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये पेपर में पूछ लेता है वो कि ये स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम के लिए अनुपम खेर जो थे इसके चेयरमैन रहे थे। तो और अनुपम खेर जो है वो BJP से लिंक हैं, तो उन्हीं को इसका
चेयरमैन बना दिया था। ठीक है, इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, जो रीजनल सिनेमा है इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अभी जो क्या किया गया है कि अभी जो बिल है उसके अंदर जो जो सर्टिफिकेशन थे ना उनको और डिवाइड कर दिया गया है। जैसे यू ए ला दिया गया है, तो यू यूनिवर्सल कैटेगरी है, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। यू है, उसमें यू ए कैटेगरी अगर किसी फिल्म को मिलता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी देख सकता है विद द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। फिर आता है ए कैटेगरी का, ए ओनली फॉर एडल्ट्स। ये याद करने वाली चीज़ है बिकॉज पेपर में पूछ लेगा कि जो एस कैटेगरी की जो फिल्म्स होती हैं उन्हें कौन देख सकता है, तो ओनली द मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशन और एनी क्लास। ठीक है, तो और जो फिल्म है जो एस कैटेगरी की और ए कैटेगरी की, वो एक सर्टिफिकेट रिक्वायर करेंगी एग्जीबिशन, जिनको अगर जैसे कोई फिल्म है उसको ए सर्टिफिकेट मिल गया या एस सर्टिफिकेट मिल गया, तो उनको अलग से स्पेशल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उसको टेलीविजन पे टेलीकास्ट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ए कैटेगरी की फ़िल्म्स होती हैं, वो ओनली एडल्ट्स हैं, और जो एस कैटेगरी की हैं, वो एक किसी स्पेसिफ़िक पर्पज़ से बनाई जाती हैं कि एक जो एक प्रोफ़ेशन के लोगों के लिए या किसी उसके लिए। ठीक है? और इस बिल बिल में अभी एक चीज़ और है, पहले नहीं थी, कि अगर कोई भी इस व लॉ का वायलेशन करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1952 में बनी, और इसके जो चेयरमैन वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये कैटेगरी 4 में पार्ट्स में डिवाइड है नई-नई। ठीक है? उसके बाद आता है राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस में आपको क्या रखना है कि भाई पेपर में आएगा राइट टू साइलेंस किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 20(3) के अंदर आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए राइट टू साइलेंस किसके अंदर हो, तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद आता है एसओपी टू चेक द यूज़ ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट मुफ्त में देती हैं, कि मिठाई के डिब्बे दे दिए या फ्री का बिजली पानी दे दिया, तो उसमें खूब हल्ला हुआ था कि फ्रीबीज फ्रीबीज। भाई एक गवर्नमेंट दे तो फ्रीबीज, दूसरी दे तो क्या, तो सब दे रहे हैं तो देने दो। एमपी एमएलए एमपीज भी तो फ्रीबीज का यूज़ करते हैं, फ्री में पानी मिलता है उनको, और फ्री में टेलीफोन सर्विस। ये क्या है? फ्रीबीज ही तो है, मुफ्त का ही तो, टैक्स पेयर के पैसे से ही तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को मिल रहा है तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये क्या है? ये प्रिवेंट है, उसने लागू किया है, ये कस्टम डिपार्टमेंट ने एसओपी लागू किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, इसका काम है चेक करना कि इलेक्शंस में कैश और ये जो लिक्वर वगैरह हैं ये फ्री में बांटे ना जाएं, जिससे कि वोटर का माइंड चेंज हो जाए और वो किसी ऐसी पार्टी को वोट दे दे जो अच्छी ना हो। तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसने ये लागू किया है। उसके बाद आता है ये वाला, कि डिकैमरेशन ऑफ रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म, कॉर्पोरेट अफेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में पूछ लेगा। डार्क पैटर्न क्या है? डार्क पैटर्न का काम है कि मतलब यूज़र को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देना कि वो जो सामने वाला करवाना चाह रहा है उसी तरीके से कर ले। सपोज अब डार्क पैटर्न एक आईटी है, एक मतलब कंप्यूटर के उसका काम है। ठीक है, तो डार्क पैटर्न इज ए यूजर इंटरफेस crafted to trick and manipulate the user into the choice of their interest। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देता है कि शुरू में दे दिया 750 रुपये या 700 रुपये प्राइस दे दिया, ठीक है, शुरू में। लेकिन आपने फिर पूरा प्रोसीजर किया, फिर उसके बाद प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी लगाने के बाद अब हो गया 780। तो यूज़र क्या करता है, चलो ठीक है 80 रुपये की तो बात है, ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का डार्क पैटर्न है कि पहले तो उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया और फिर वो उसने सारा प्रोसीजर कर दिया, तो फिर बाद में उसे ध्यान ही, चलो ठीक है कोई बात नहीं 80 रुपये में, लेकिन हुआ तो वही ना जो उससे वो करवाना चाह रही थी कंपनी। तो ये सब डार्क पैटर्न के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में आप जल्दी जल्दी से देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो अभी रिसेंटली एक नई सर्विस स्टार्ट हुई है तमिलनाडु नागापट्टनम से, और ये कहाँ, ये कोई जगह है कनकेश्वरी श्रीलंका, ये उस जगह तक। ठीक है, तो प्रमोटिंग कनेक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका रिलेशन, ये टर्म है, याद रखने वाली बात है। और उसके बाद आता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने की चीज़, ओपन स्काई और एयर बबल एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओपन स्काई एंड एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका के बीच में।
तो ये याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद आता है सागर। सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन विजन, तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि मैत्री शक्ति, और ये जो मैत्री शक्ति जो नेवल एक्सरसाइज है ये किस कंट्री के बीच में हुई थी, तो मैत्री शक्ति मित्र शक्ति सॉरी मित्र शक्ति किसके बीच में हुई थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के जो भी रिलेशंस हैं उनके बीच में हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रस्ट का डेफिसिट है, क्योंकि वहाँ चाइना ने टांग अड़ा रखी है। तो वहाँ चाइना श्रीलंका में और ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो और लोगों के बीच में ट्रस्ट की भी कमी है। उसके बाद फिशिंग डिस्प्यूट। अब भाई ये है, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये श्रीलंका की कोस्ट लाइन है। यहाँ फिशरमैन यहाँ से आ जाते हैं, श्रीलंका में पहुंच जाते हैं, और फिर श्रीलंका जो गवर्नमेंट है उनको डिटेन कर लेती है। तो ये प्रॉब्लम है ना भाई। समुद्र में तो कोई स्पेसिफिक लाइन खिंची नहीं हुई कि भाई इससे आगे नहीं जाना। जब फिशरमैन को पता नहीं चलता, वो चलते चलते आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया फ्रांस रिलेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हॉरिजन 2047, ये क्या है, ये फ्रांस से रिलेटेड है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि हॉरिजन 2047 किससे रिलेटेड है, तो फ्रांस से रिलेटेड है, ये हमको पता होना चाहिए। ये है क्या, ये एक हॉरिजन फ्रेमवर्क इंक्लूड द सेक्टर ऑफ डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये इसके बारे में बात करता है, जो भी रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के बीच में चल रहा है। उसके बाद क्या आता है कि जो फ्रांस इज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट्स कहाँ से इंपोर्ट करता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है रसिया से, फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स लेते हैं रसिया से। दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसमें हमने देखा था, जब हमने बनाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसमें फ्रांस ने हमारा साथ दिया था, और दोनों ने, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर दोनों ने बनाया था। फ्रांस इज द लार्जेस्ट 11th फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। सबसे 11वें नंबर पे आता है फ्रांस फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, उस पर आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके जो 5 एस प्रिंसिपल्स हैं उन पर ध्यान रखो। तो 5 एस प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है, सम्मान, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, शक्ति और संस्कृति तो उसमें आता है रेस्पेक्ट, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे हम उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि 5 एस पॉलिसी, ठीक है, इंडिया की 5 एस पॉलिसी है नेबर्स के लिए। ठीक है। तो ये हमारे लिए काम की बात है। और इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं, लाइक दिलाराम टू जारंज जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है अफगानिस्तान में, और ये रोड बनाया है अफगानिस्तान में, ये हम क्या कर रहे हैं, नेबर्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए तो कर रहे हैं। अब जब से तालिबान आया है तो इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अफगानिस्तान में रुका हुआ है बिकॉज ऑफ तालिबान। और बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया भूटान में भी करता है, वहाँ पे उसने प्रोजेक्ट बनाए हैं। आई थिंक उसमें डैम वगैरह बना रहा है इंडिया। और ये ऑपरेशन मैत्री नेपाल के साथ करता है। ठीक है। तो ये सारी ये जो एक्सरसाइज हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, ये सब किस लिए कर रहा है इंडिया, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान जैसे सारे नेबर्स के साथ हो जाएं। बिकॉज अगर आप चारों तरफ से दुश्मन पड़ोसी से घिरे होंगे तो ये सही नहीं होता ना। तो इसीलिए इंडिया कोशिश करता है कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे से अच्छे रिलेशंस बनाए। ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी। एनर्जी डिप्लोमेसी एक्चुअल में होती क्या, कि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करे। ठीक है। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया कोई भी इन्वेस्टमेंट जाके कर रही है श्रीलंका में, नेपाल में, वो ओरिएंटेड हो कि इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल होगी, तो उसे एनर्जी डिप्लोमेसी कहते हैं। उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का है ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका फोकस रहता है कि हम सोलर एनर्जी पे, और लोगों को साथ वाली कंट्रीज़ को भी मोटिवेट करता है कि आप भी फोकस करो सोलर एनर्जी की तरफ। इंडिया ने भूटान में बनाया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ताला, चुक्का, करूचू, मगदेचू, ये हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ये इंडिया ने भूटान में बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद नेपाल में भी बनाए हैं, महाकाली टिटी, अपर करनाली प्रोजेक्ट, ये सब क्या है, ये एनर्जी फुलफिलमेंट के लिए इंडिया ने नेबरिंग कंट्रीज में बनाए हैं। ठीक है। तो इंडिया का फोकस यही रहता है कि हम एनर्जी से रिलेटेड ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें कि जिससे हमारे नेबर की भी
नीड फुलफिल हो जाए एनर्जी की और इंडिया की भी नीड फुलफिल हो जाए। तो चैलेंजेस क्या हैं एनर्जी डिप्लोमेसी के लिए कि ये जो सोर्सेज हैं वो सिंगल रीजन से नहीं है, ठीक है। पावर चेंजेस हैं, आज जैसे कोई इन्वेस्टमेंट किया नेपाल में, वहाँ कोई और दूसरी गवर्नमेंट बन गई, हो सकता है वो एंटी इंडिया हो, ठीक है। तो उस हिसाब से वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत सारी कमियां नहीं हो पाती डेवलप, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सेक्शन में होती क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये सब क्या है, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। इनका काम क्या है कि जैसे इनके जो भी पार्टनर्स हैं उनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे इन्हें फंड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आर सॉवरेन बॉडी विच फॉर देयर शेयर होल्डर्स। तो भाई जो जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको उनकी मुसीबत के टाइम पे फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये उनका काम है। तो इन और ये किस चीज़ को फोकस करती हैं, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में, है ना, और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती हैं और लोगों के वेलबींग के लिए काम करती हैं। तो ये इनका काम है। तो ये जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये सारी की सारी क्या है, ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक हैं। लेकिन उसके बाद इस इनके साथ इश्यूज क्या क्या आते हैं, इनके साथ समस्या क्या क्या है। एक तो ये न्यू क्रॉस बॉर्डर चैलेंज है और चाइना का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप न्यू डेवलपमेंट बैंक में देखो या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में देखो, यहाँ चाइना का दबदबा ज़्यादा है, ठीक है। तो इन बैंक के साथ यही प्रॉब्लम है कि स्पेशली जो एशियन रीजन की हैं तो वहाँ पे चाइना का दबदबा ज़्यादा है और चाइना के रिलेशन इंडिया के साथ कोई खास अच्छे नहीं है। तो इनको स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है कि इनको अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट कर, मतलब इनका अच्छे से यूटिलाइज किए कैसे किया जाए। जैसे अभी जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है तो उस पर उसका फोकस इन्हीं पर रहेगा। उसके बाद क्या आता है, संघाई कॉरपोरेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है संघाई कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन में, पहली बात तो दिल्ली डिक्लेरेशन, ये हमें याद रखना है। पेपर में जहाँ कहीं भी दिल्ली डिक्लेरेशन दिखे तो हमें समझ जाना है कि ये संघाई कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी अब की बार की, टू सिक्योर SCO, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी अब की बार की। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है कि कब बना था, 2001 में बना था और फाउंडिंग मेंबर थे इसके रसिया, चाइना और ये क्रिक रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और जैसे ये इतने नाम आप देख रहे हैं ना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इसमें एक तान नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो हमें ऑलवेज उस चीज़ पे फोकस करना है कि इसमें क्या नहीं है, बिकॉज पेपर में आएगा और हम प्रेशर में होंगे ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये तुर्कमेनिस्तान है, इस पर फोकस करना है कि भाई ये SCO का पार्ट नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। तो ये कौन कौन इसके मेंबर हैं, कब बना, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, जो बीजिंग चाइना में है, बस। और इसका काम क्या है, काम तो नॉर्मली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके ऑब्जेक्टिव जनरली यही होते हैं कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हों, बॉर्डर इशूज़ को सॉल्व किए जाएँ, मिलिट्री कॉर्पोरेशन हो, काउंटरिंग टेररिज्म, यही होते हैं स्पेसिफिकली। ये एक्चुअली ये इतने याद नहीं करने होते, याद करने होते हैं ये जो भूलने वाली चीज़ है कि कौन से मेंबर हैं, कौन सा मेंबर नहीं है। RTS, RTS ये जो है ये SCO से रिलेटेड है। इट ऑपरेट टू अकॉर्डिंग्स विद द SCO चार्टर। तो ये पेपर में भी आया था कि अबाउट RTS ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में दे रखा था SCO, बिमस्टेक और एक और था कोई। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि SCO जो रिलेटेड है और रेट्सो वो SCO से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक चीज़ेस जो टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना है जिससे कि आपका जल्दी से हो जाए और हम उन चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें हम भूल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक सी ग्रेन डील। तो ये जो ग्रेन डील हुई थी यूक्रेन और रशिया ने, रिसेंटली क्या हुआ कि जो ब्लैक सी की जो ग्रेन डील थी ना वो ब्रोक हो गई बाय द यूनाइटेड नेशन एंड टर्की। वो इसलिए हुई क्योंकि रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये पोर्ट्स के नाम याद रखना है बिकॉज UPSC ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पर है। तो ये जो अभी अब की बार भी क्वेश्चन आया था, प्लेस पूछे थे उसने कुछ के कहाँ पर है। तो ये जो पोर्ट्स हैं ना, ओडेशा, ये यूनी पता नहीं कैसा तो नाम है, ये जो ऐसे पोर्ट्स हैं इन पर ध्यान देने वाली बात है कि ये उसके अंडर आते हैं, यूक्रेन के पोर्ट हैं। अब ब्लैक सी की जो ने- जो से टच कंट्रीज हैं
उनके लिए एक ट्रिक है, आप याद करना चाहो तो कर लो। बर्गर इज ग्रेट, ठीक है, तो बर्गर की BUR और ग्रेट को जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो GRT, ठीक है, तो उसके उसे आप याद कर सकते हैं। B फॉर बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रशिया। तो ये वाला तो पोर्शन हो गया ये। और ग्रेट के लिए जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। तो रेड सी से लगने वाली कंट्रीज क्या हैं? बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। तो ये ब्लैक सी से रिलेटेड कंट्री हैं जो उससे टच करती हैं। और उसके बाद आता है न्यूज़ जो शॉर्ट में थी। पहली बात तो स्मार्ट पावर क्या होती है, और स्मार्ट पावर से पहले पता होना चाहिए हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। इंडिया ऑलवेज जब भी कोई पावर यूज़ करता है किसी के अगेंस्ट तो वो होती है उसकी सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर क्या होती है? जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को या दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहे विदाउट कोहेसिव पावर एंड विद द हेल्प ऑफ देयर कल्चर, है ना। तो जैसे अब हम बात करते हैं अपने कल्चर की, आर्ट फॉर्म्स की, तो उसके थ्रू जब भी हम किसी भी चीज़, किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने लगे तो वो होती है सॉफ्ट पावर। और विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड प्रेशर के थ्रू अगर किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहें तो वो होती है हार्ड पावर। कि अब जैसे USA है, उसके पास मिलिट्री है, चाइना है, मिलिट्री है, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है, तो ये कंट्रीज को दबा के रखते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं विद द हार्ड पावर, क्योंकि दूसरी कंट्रीज डरती हैं कि अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन की कंट्रीज है, अब बड़ी मिलिट्री है तो डरना। लेकिन इंडिया का अलग सिस्टम है। इंडिया किसी को ये नहीं डराता। जैसे हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था तो हमने कहा था वी विल नॉट यूज इट फर्स्ट, ठीक है। तो इंडिया ऑलवेज फोकस करता है कि हम किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे जब तक वो हमें हानि ना पहुंचाए। तो इंडिया ऑलवेज यूज करता है अपनी सॉफ्ट पावर को। उसके बाद अब ये नया टर्म आ गया स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर क्या है? स्मार्ट पावर इज द एबिलिटी ऑफ कंट्री to combine the elements of both hard power and soft power in a way that they can effectively contribute to the achieving the country goal। तो ये स्मार्ट पावर बेसिकली कुछ नहीं है, ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्स है, जिससे कि हम जो कंट्री का गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये UN इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये उसी पर बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट पर क्लीन एनर्जी लानी है जो आने को तो दिख नहीं रही। उसके बाद आती है ये सेज, ये इम्पोर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? ये साउथ एशियन ग्रुप ऑफ एनर्जी, ये बिटवीन USA एंड इंडिया। तो ये जो पेपर में है ना सेज, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे USA में दूर दूर तक नहीं लिखा, ऑप्शन में दे देगा सेज, तो सेज में दे देगा फिर USA है, चाइना है और यूरोपियन यूनियन है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 2021 के पेपर में ऐसे ही पूछे थे उसने 2-3 क्वेश्चन। तो सेज जो है USA और इंडिया की जो एजेंसी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया UAE के रिलेशंस हैं। तो जो इसमें क्या है, जो इंडिया एंड UAE भी है साइन अ पैक्ट टू स्टेब्लिश अ लोकल करेंसी सेटलमेंट, ठीक है। तो अकेली ऐसी UAE कंट्री है जिसके बीच में इंडिया ने साइन किया है कि आप जब भी हम ट्रेड करेंगे तो अपनी लोकल करेंसी से ट्रेड करेंगे। तो इंडिया एंड यूए अकेली ऐसी कंट्री, पेपर में पूछ लेगा कि रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने लोकल करेंसी यूज़ करने का साइन किया है, तो वो UAE है, ठीक है। उसके बाद आता है बिम्स्टेक, जैसे अभी मैंने बताया था ना SCO संघाई कॉर्पोरेशन, उसके बाद आता है ये बिम्स्टेक। इसमें उसमें था दिल्ली डिक्लेरेशन और इसमें है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन। SCO बना था दिल्ली डिक्लेरेशन से और बिम्स्टेक बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। वो बना था 2001 में, ये बना 1997 में, ठीक है। तो इसमें भी कौन से इनके फाउंडिंग मेंबर्स क्या थे बिम्स्टेक के? ये थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन अब इसमें और ऐड हुए हैं, तो इसके लिए ड्रिंक आप याद कर सकते हैं बिम्स्टेक, बिम्स्टेक यहाँ पे फिर ऐड कर लेना, भूलना नहीं, ठीक है। तो B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका और भूलना का भूटान और N का नेपाल। तो इसके लिए ये ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें और कुछ ऐसा खास है नहीं याद करने के लिए। मेन चीज़ यही है कब बना, कौन सा डिक्लेरेशन से बना, कौन से मेंबर हैं, यही चीज़ें याद करनी होती हैं इन ग्रुप्स में। मोटिव तो सबको पता है इनका क्या करते हैं ये, ठीक है। ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, इसके बारे में कुछ ऐसा खास है नहीं। ये इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, इंडिया ने अभी अभी इसको ज्वाइन किया है, तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये UN जनरल सिक्योरिटी के काउंसिल के द्वारा बनाया गया था टू एड्रेस द अर्जेंट क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज एंड इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये ग्लोबल क्राइसिस है ना, ये जो रिसेंट में जैसे फूड सिक्योरिटी आ जाती है और ये क्रिटिकल ग्लोबल क्राइसिस आते हैं उसके लिए बनाया गया था इन 2022 में, कोरोना के बाद। तो उसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है,
इसमें ये चीज़ याद करने की है। क्लीन एनर्जी ये जो मिशन इनोवेशन है, इसकी चौथी मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी जो इंडिया ने होस्ट करी थी, और उसका थीम था एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। तो बस इसका मेन चीज़ है कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो कॉरपोरेशन है जो भी है, उसके में कितने मेंबर हैं? 29 मेंबर हैं। इंडिया इसका पार्ट है। बात ख़त्म। और उसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद आता है ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक रीजन। तो यूके साइन द ट्रिटी, यूके ने ट्रिटी साइन करी है। उसमें ये जो एग्रीमेंट है ना ट्रांस पैसिफिक रीजन का, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये मेन है। बस इसमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिसेंटली अभी यूके ऐड हुआ है तो 12 मेंबर हो गए, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। और यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए कहीं ये ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। नहीं, ये लेकिन ये स्काई शील्ड इनिशिएटिव, याद रखने वाली बात है। स्काई शील्ड इनिशिएटिव है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का, तो ये हमें पता होना चाहिए। और उसमें अब 19 मेंबर हो गए। ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये हमें थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे, बिकॉज पता नहीं कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, किस किस को याद करोगे। तो हमारा काम होता है जल्दी से उन पर नज़र डालना, और माइंड में रह जाए तो ठीक है, फिर रिवीजन करते रहते हैं चीज़ों को, टेस्ट में आएंगे तो फिर हमें फिर थोड़ी थोड़ी याद होने लगती है। अब आप सोचोगे कि पूरे जुलाई मंथ की मैगजीन को आप घोल के पी लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ये ऑर्किनो आइलैंड, ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है, ये नॉर्वे का है, नॉर्वे की टेरिटरी है। तो ये ऊपर पड़ेगा आर्टिक रीजन के कंडीशन में, तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑर्किनो आइलैंड पेपर में पूछ लेगा कि साउथ एसिफिक रीजन में है या पैसिफिक रीजन में है या आर्टिक रीजन में, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्किनो आइलैंड जो है वो आर्कटिक रीजन में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो ख़त्म हो गए यहाँ पे। अब बची इकोनॉमी। अब इकोनॉमी से लेके जो आगे के टॉपिक हैं से लेके सिक्योरिटी और सोसाइटी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था मेरा, कि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपको भी चीज़ें जल्दी जल्दी से याद हो जाएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।